हेलो दोस्तों, नमस्कार। डंकी क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज की सीरीज में हम पंवार वंश के राजाओं का कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में बताएंगे। तो एक एक करके शुरू करेंगे, ऐसी हमारी सीरीज आती जाएगी, ठीक है। जो जो आज के प्रमुख राजा हैं पंवार वंश के, उनका नाम है राजा अजयपाल, ठीक है जी। ये हमने उनकी फ़ोटो लगा रखी, मतलब काल्पनिक चित्र। राजा अजयपाल। जो राजा अजयपाल थे, ये पंवार वंश जिसे पाल वंश भी कहते हैं, उसके क्या 37वें क्रम के राजा थे। 37वें क्रम के, ठीक है, 37वें क्रम के शासक पंवार वंश के या पाल वंश के, जो भी कहें आप, ठीक है। ऐसी एक पांच पाल वंश आपको पता होगा इतिहास में कि पश्चिम बंगाल के नज़दीक पाल वंश की स्थापना हुई थी, लेकिन ये दूसरा है, ठीक है, पंवार वंश पहाड़ों का। तो जो इनके पिताजी है, उनका नाम आनंद पाल द्वितीय माना जाता है, ठीक है। आनंद पाल द्वितीय के पुत्र आनंद पाल सेकंड के पुत्र भी माना जाता है ना, ठीक है। ये इनका प्रारंभिक विवरण है। देखिए, जो मोटा मोटी बात बता दूँ आपको, जो पाल वंश की स्थापना की, पंवार वंश चाहे पाल वंश जो भी रहे, किताबों में पाल और पंवार दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो इसकी स्थापना की इस वंश की, वो किसने की? कनकपाल ने, ठीक है। इस बात को याद रखना, स्थापना कनकपाल ने की थी। कनकपाल कहीं वैसे कहीं धारा नगरी से आए, कोई ऐसे बोलते, वहाँ आके चांदपुर गढ़ी में वहाँ के राजा के पुत्री से बिहा करके वहाँ उसने वहाँ पे पाल वंश की स्थापना की है। कि पंवार वंश या पाल वंश की, ठीक है, दोनों ही सही है। तो जो शुरू में कनकपाल जो थे राजा, उन इस वंश की राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ी में। प्रारंभिक राजधानी चांदपुर गढ़ी। इन चीज़ों को याद रखना है। ये जो चांदपुर गढ़ी है, ये कर्णप्रयाग के पास है, चमोली ज़िले में है ये, ठीक है। सीमांत जिला है चमोली ज़िला। ठीक है। तो अब देखते हैं कि अजय पाल के बारे में प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है, उनके रिसोर्सेज क्या थे, किस किस किताब से अजय पाल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। स्रोत मतलब क्रम वाइज क्रम देखिए ना, अजय पाल के बारे में किस किस से जानकारी मिलती है, ठीक है। उनमें से जो गोरखनाथ संप्रदाय की किताब है साबरी ग्रंथ, उससे मिलती है। अभी सिर्फ मैं किताबों के नाम लिख रहा हूँ। साबरी ग्रंथ जो है तंत्र मंत्र विद्या से रिलेटेड है, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक राइडर नहीं होता, ठीक है। इसे गोरखनाथ संप्रदाय के कई सन्यासियों ने मिलकर लिखी है। इसमें तंत्र मंत्र विद्या का ज़्यादातर जिक्र होता है, ठीक है। ये एक तो ये हो गई ये किताब। दूसरी किताब होगी गोरक्षनाथ एंड कनफटा योगीज। गोरक्षनाथ एंड कान फटा। जो ये संप्रदाय के लोग होते हैं ना, उनका कान फटा होता है, मतलब वहाँ पर कुंडल देखा होगा आपने, योगी आदित्यनाथ जी भी पहनते हैं, ठीक है। कान फटा योगीज। इस किताब के राइटर आपको पता है कौन है? एल्फ्रेड ब्रिग्स करके कुछ एक राइटर है इसका, है ना। अभी मैं नोट लिखवा दूंगा आपको, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। नंबर 3 है रामायण प्रदीप, जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स। इसके राइटर है जॉर्ज
जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स, कई बार आता है ना वन लाइनर में स्टेटमेंट, इस बुक का राइटर बताओ, ठीक है। एक और किताब है मनोदय काव्य, उसमें इनकी जो वंशावली है उसका जिक्र है। मनोदय काव्य जो किसने लिखी है? भरत कवि ने। कवि भरत को हो जाए, भरत कवि, ठीक है। और एक और किताब है रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप, ये लिखी है, ये आपकी किस शास्त्री ने लिखी? सुधाकर शास्त्री, मेधाकर शास्त्री, मेधाकर शास्त्री ने लिखी है, ठीक है। इसी प्रकार आपको पता होगा कुमाऊँ का इतिहास बद्रीदत्त पांडे का है, इसमें भी इन्होंने इसका जिक्र किया है जब कीर्ति चंद और इनका युद्ध हुआ है उसमें। हरिकृष्ण रतूड़ी का है गढ़वाल का इतिहास, है ना। हरिकृष्ण रतूड़ी की किताब है गढ़वाल का इतिहास। इसी प्रकार अन्य छोटी मोटी किताबें जहाँ की इनकी बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत है, इन्हीं में से एक शिलालेख भी है, अभिलेख भी है, जिसे कि इसे क्या किसका अभिलेख कहते हैं? देवलगढ़ शिलालेख, देवलगढ़ शिलालेख एकमात्र शिलालेख है, शिलालेख भी है, शिलालेख है किसका? देवलगढ़ का, जिसमें लिखा है क्या? अजयपाल को धर्मपाता, अजयपाल को धर्मपाता। अब देखिए धर्मपाता क्या है, इसके बारे में हम आगे चलते, चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं हम इसके इनका जो प्रमुख कार्य हैं, अजयपाल के प्रमुख कार्य है ना। राजा अजयपाल द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। देखो अब उत्तराखंड पीसीएस में भी उत्तराखंड के जो बेसिक कोर्सेज है जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी, इनका उत्तराखंड के से रिलेटेड, तो इनका वेटेज बढ़ चुका है। आपको पता है कि 200 200 400 नंबर के मेंस में पेपर आते हैं, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि कई बार ये डिटेल में पूछे जा सकते हैं कि अजयपाल के बारे में लिखे, उनके प्रारंभिक अभियान क्या थे, ठीक है, उनके द्वारा किए गए प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य क्या थे, इन सब के बारे में। तो अजयपाल के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। इसमें हम सभी को सम्मिलित कर देंगे, ठीक है। पहला जो उसका कार्य था क्षेत्र का एकीकरण, ठीक है, क्षेत्र का एकीकरण। देखो अजयपाल से पहले यहाँ 52 गढ़ में बटा हुआ था पूरा क्षेत्र, 52 गढ़ों में बटा हुआ था क्षेत्र, इस चीज़ को याद रखना है। 52 गढ़ थे, उनके सबके अपने अपने गढ़पति थे। अजयपाल ही जो चांदपुर गढ़ का शासक था, उसने इन 52 गढ़ों को जीत के एक छत्र राज्य स्थापित किया। तो गढ़वाल का जो एकीकरण है अजयपाल द्वारा किया गया, ठीक है। तो अजयपाल ने इसी दौरान जब वो क्षेत्र का वो कर रहा था, तो उसने ये अलकनंदा घाटी थी, ये अलकनंदा रिवर है, ठीक है। अलकनंदा के इस तरफ आ जाता है आपका चमोली क्षेत्र, ऊपर जहाँ से आती है ना। इधर आ गया आपका टिहरी क्षेत्र, जो आधुनिक टिहरी राज्य है, टिहरी जिला है मतलब। इधर आपका पौड़ी गढ़वाल वाला क्षेत्र आ गया, और इधर ऐसी चमोली के इधर कुमाऊँ का क्षेत्र आ गया, ठीक है। उस समय जो चमोली का क्षेत्र था उसे पैनखंडा क्षेत्र बोलते थे ने, पैनखंडा क्षेत्र, ठीक है। और चमोली से लगे इसे इधर उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है ना। तो यहाँ उत्तरकाशी की जो नेलोंग घाटी है, नेलोंग घाटी पता होगा आपको, नेलोंग घाटी, नेलोंग घाटी में एक वो है क्या घाटी है, गढ़तांगली बोलते हैं जिसे। नेलोंग घाटी में क्या है? गढ़तांगली,
ये ओल्ड सिल्क रूट से रिलेटेड है। ओल्ड सिल्क रूट से जिससे कि तिब्बत से लोग व्यापार करते हुए और इस गड़तांग गली से होते हुए ही पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में भी जाते थे, ठीक है। और यहाँ के तो व्यापारी जाते रहे होंगे, तो एक एक घाटी के रास्ते जाते थे, चाहे पुल बना रहा होगा, कुछ भी बना रहा होगा। अब भी सरकार ने शायद वहाँ छोटा सा लकड़ी का पुल बनाया है गड़तांग गली में। तो इस गड़तांग गली तक इस राजा क्या कहते हैं अजय पाल का शासन था। और इसका शासन कहाँ का था? यहाँ कुमाऊँ, कुमाऊँ का कौन सा क्षेत्र? ये बागेश्वर वाला क्षेत्र जी, है ना। और ये इधर चमोली का पैन खंडा, ये नेलोंग गड़तांग घाटी। और ये पौड़ी का कई कई किताबों में जो पौड़ी पौड़ी गए होंगे, पौड़ी गढ़वाल गए होंगे, तो नजीबाबाद से लगा हुआ है इसका जो कोटद्वार इलाका है, नजीबाबाद तक। तो नजीबाबाद वाला इलाका ये पूरा किसका था? इन भाई साहब का था, अजय पाल का। अजय पाल का माना जाता है, ठीक है। इतना इसने अपना शासन फैला दिया था, इसने अपनी शासन व्यवस्था फैला दी। तो जो इसकी शासन व्यवस्था फैली, तो आपको पता है कि अजय पाल का शासन माना जाता है 1490 से 1519 तक। कुछ किताबों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम किसी एक ही किताब को कंसिडर करेंगे। ये सुधर मठपाल की है, उस किताब को कंसिडर करें तो 1490 से 1519 माना जाता है। तो जब इस क्षेत्र में था, तो जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? इधर कहीं चमोली, कर्णप्रयाग अलकनंदा, ये पिंडर अलकनंदा के सामने है। तो यहाँ इसका चांदपुर गढ़ी थी, चांदपुर गढ़ी थी। तो जब देखा उसने कि उसने इतना क्षेत्र अधिकार कर लिया, काफ़ी क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर लिया, और तो उसने राजधानी परिवर्तन की बात सोची, ठीक है। तो राजधानी परिवर्तन की बात सोची, तो उसको हम अगले उसमें देखेंगे कि उसका राजधानी परिवर्तन कहाँ किया, क्योंकि ये अभी हम किस पे देख रहे हैं? क्षेत्र का एकीकरण। तो इस क्षेत्र का एकीकरण किया। तो इसी दरमियान एक टिहरी जो था ना, टिहरी जिला जो आधुनिक है, उस समय तो टिहरी था नहीं, मतलब जिला नहीं था, मतलब छोटे छोटे गढ़ थे। तो उसमें ही एक था उप्पूगढ़। उप्पूगढ़ शायद ये जहाँ आपका ये डैम बना हुआ उसी के आसपास था उप्पूगढ़। उप्पूगढ़ इसका भड़ कौन था? गणपति कौन था इसका? कप्पू चौहान। कप्पू चौहान, जो कप्पू चौहान ने डटकर सामना किया किसका? अजय पाल का। हालांकि उन्हें वीर गति प्राप्त हुई, लेकिन माना जाता है कि कप्पू चौहान वीरों का वीर था और उसने राजा अजय पाल का डटकर सामना किया। तो जो ये उप्पूगढ़ है, ये माना जाता है कि जो ये आपका क्या कहते हैं घनसाली और इसके टिहरी डैम के इर्द गिर्द ये क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। तो इन क्षेत्रों का एकीकरण किया उसने, 52 गढ़ों को उसने एक किया, एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, जो कि गढ़वाल के रूप में धीरे धीरे सामने आया। और उसने गड़तांग गली, जो नेलोंग घाटी में गड़तांग गली है, वहाँ से लेकर नजीबाबाद, जो कि आधुनिक यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का क्षेत्र है, वहाँ तक इसने अपने जड़ें जमाई, ठीक है। किसने? राजा अजय पाल ने। चलिए इसके आगे के कार्य देखते हैं ना। क्षेत्र का एकीकरण किया इसने। उसके बाद जो अजय पाल का दूसरा कार्य था, राजधानी परिवर्तन। अब राजधानी परिवर्तन क्योंकि कहीं ना कहीं उसे सेंटर में आना था। ठीक है। तो जो इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी से कहाँ बनाई उसने? पहले चांदपुर गढ़ी से बनाई उसने देवलगढ़। देवलगढ़ लगभग 1506 में बनाया उसने, 1506 में। ज़्यादा नहीं रहा है यहाँ, पता है ये। इसने कहा यार ये सही नहीं है, इसने देवलगढ़ से वापस कहाँ बना दी? श्रीनगर। इसके अलावा श्रीनगर है, ट्रेड रूट है श्रीनगर, पता है आपको? श्रीनगर भी एक ट्रेड रूट रहा है, यात्रा मार्ग पे है श्रीनगर। देखिए जो उत्तराखंड के जो 4 धाम है ना, उस टाइम भी थे, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये तो ऐसा नहीं है कि अभी 200-300 साल पहले बने, ये कम से कम हज़ारों साल पहले बने हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना। तो इनका जो रूट था कहीं ना कहीं श्रीनगर से होते हुए जाता था, ठीक है।
यहाँ आप जाते हो, ये श्रीनगर आ गया, ये रुद्रप्रयाग आ गया, इधर आपका वो आ गया, इधर आपका बद्री धाम आ गया, बद्री धाम आ गया, और इधर केदारनाथ, और यहाँ पे आ गया आपका श्रीनगर। श्रीनगर तो उसने इसी घाटी पे अपनी राजधानी बनाई, क्यों? ताकि वह अधिक से अधिक कर वसूल सके, आने जाने वालों पे मॉनिटरिंग कर सके, और इन धामों पे अपना, तो कहीं ना कहीं इस किताबों में न लिखा हो वो अलग बात है, लेकिन इन क्षेत्र पे उसका रहा होगा, डोमिनेंस रहा होगा, क्योंकि वो राजा था इस क्षेत्र का। उसका राजधानी बनाने का बेसिक पर्पज यही रहा होगा कि उसने श्रीनगर अलकनंदा घाटी के नज़दीक, क्योंकि एक यात्रा मार्ग हुआ करता था, चाहे पैदल हो चाहे अब मोटर मार्ग हो, श्रीनगर यात्रा मार्ग है, मुख्य यातायात के लिए और पैदल मार्ग के लिए चार धामों का बेसिक पॉइंट क्या है? श्रीनगर। और देखा होगा आपने कि जो उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत ही, गढ़वाल के अंतर्गत है ना। तो इन पे भी इसी राजा का जो भी कर रहा होगा यही लेता रहा होगा। ऐसा तो है नहीं, गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार बाद में हुआ, यमुनोत्री मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन वो वहाँ पे मंदिर है, चाहे छोटे रूप में रही होगी, चाहे नाम मात्र के स्वरूप में रही होगी, लेकिन वहाँ पे पूजाएं अर्चनाएं पहले से ही की जा रही है, ठीक है, ये हज़ारों साल पहले से चला आ रही प्रथा है, ठीक है। तो उसने राजधानी परिवर्तन किया, चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ बनाया, देवलगढ़ से फिर वापस श्रीनगर बनाया, श्रीनगर में उसने एक राजप्रसाद मतलब राजा के लिए, क्या बोलते हैं उसे, राजप्रसाद को क्या बोलते हैं भाई? अरे राजप्रसाद मतलब राजा के लिए शाही महल, हाँ शाही महल बोल सकते हैं हम उसे। तो उसने श्रीनगर में बनाया, ठीक है। उसे हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे, मतलब उसके द्वारा निर्मित भवनों के उसमें देखेंगे। तो आगे देखते इसने क्या क्या कार्य किया। नंबर 3 कार्य है उसका कृषि सुधार और कराधान। कृषि क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए उसने? देखिए, उसने कृषि क्षेत्र में सुधार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अलकनंदा के किनारे बसा था, तो स्वाभाविक है सिंचाई की व्यवस्था तो थी ही थी, नदी का पानी था ही, लेकिन उसने कृषि सुधार में एक कार्य ऐसा किया जो उसके कर के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि कर उस समय नकद नहीं लिया जाता था, अन्न उन्न के स्वरूप में लिया जाता था। तो उसने कर के हिसाब से भी और कृषि के हिसाब से भी एक नाप तोल का पैमाना दिया, जो कि आजकल भी पहाड़ों में यूज किया जाता है, धूली पाथा। तो यही पाथा होता था किसी भूमि में बीज बोने के लिए, मतलब ये एक पाथा होता है एक, ऐसा करके। वैसे जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग होंगे, बच्चे हैं, उन्हें सबको पता है पाथा क्या होता है, लेकिन जो नॉन पहाड़ी होंगे जो देख रहे होंगे इस चैनल को, तो उन्हें नहीं होगा पाथे का आइडिया, ठीक है। ये ऐसे एक लकड़ी का बना हुआ एक ऐसे कटोरा नुमा बर्तन होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं पाथा। अच्छा खासा होता है लकड़ी का बना हुआ, मोटा सा। तो इसमें लगभग 2 kg के लगभग, मैं जहाँ तक मैं सही हूँ, अगर गलत होऊंगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, लेकिन जहाँ तक मेरे को आइडिया है 2 kg इसमें अनाज आता है। तो अगर किसी खेत में 2 kg अनाज बोना है तो इस पाथे का ही यूज़ किया जाता था, और इसी हिसाब से वो कर भी लेता था। तो ये एक आप में एक धुली पाथा, एक आप में क्या था, पैमाना था। और इसी के उसमें शिलालेख, क्या देवलगढ़ के शिलालेख मिले, अजय पाल को धर्म पाथा, अजय पाल ने इसी पाथे मतलब एक आइडियल पैमाना विकसित किया, जिसके हिसाब से किसी को अन्न लेना है तो उस पाथे से ही नाप के लेन देन का कार्य करते थे। ये अजय पाल का बेसिक सुधार है, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं हम, उसके जो सामाजिक सुधार भी किए भाई साहब ने। अब आप कहोगे अजय पाल ने क्या सामाजिक सुधार, बहुत बड़ा सामाजिक सुधार किया है ना। देखो आप, पहाड़ी में क्या होता है, पहाड़ी लोगों में क्या होता है, यहाँ ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण राजपूत
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उसी में अंतर, यहाँ ब्राह्मणों में भी अंतर है। ठीक है, यहाँ ब्राह्मणों में भी अंतर है। कुछ ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, कुछ एक दूसरे के प्रति हीन भावना वाली बात आती। वैसे राजपूतों में कि उधर के राजपूत थोड़ा वैसे है, इधर के वैसे है। तो उस टाइम भी इनकी इसकी जो छोटी मोटी सेना रहेगी, चाहे 1500 जो लोग भी रहेंगे, तो उसमें जो लोग थे उनमें आपस में क्या होता था, भेदभाव होता था। मतलब तेरा छुआ मैं नहीं खाऊंगा, मेरा छुआ तू नहीं खाएगा, मतलब तू नहीं खाता, अलाना नहीं खाता, फलाना नहीं खाता। और जो मेस होती है, जैसे सैनिकों का एक होता है ना भंडार गृह, जहाँ खाना बनता है। भंडार गृह में तो नहीं बोले, लेकिन रसोई घर होता है जहाँ खाना बनता है। तो जहाँ वो खाना बनता था, तो वहाँ खाना बनाने के लिए अगर कोई और बनाए खाना तो आधी सेना ना खाए, ऐसा ना खाए। तो उसने एक एक उसने वो किया क्या, एक उसने कुछ जातियों को सेट किया, मतलब जो कि सिर्फ खाना बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा, उसने सरोला ब्राह्मण प्रथा, आगे मात्रा कम लग गई है, ब्राह्मण प्रथा। उसने इसकी क्या किया, सरोला ब्राह्मण प्रथा का नींव रखी उसने। उसने कहा इस जाति मतलब ब्राह्मणों की जो भी कुछ चुनिंदा जातियों को उसने इसमें शामिल किया, और यही लोग क्या करेंगे, खाना बनाने का काम करेंगे। राजा के जो सैनिकों के लिए खाना बनाने का कार्य करेंगे, ताकि सभी इनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाए, है ना। किसी भी जाति का सब इनके हाथ का बनाया हुआ खाना। तो उन्होंने क्या किया, वैसे अक्सर पहाड़ों में क्या तो भात ही खाने में होता था, तो उन्होंने एक सूची बनाई, सूची में भात को शामिल किया। भात को सूची मतलब चावल कहते हैं, गढ़वाली में भात कहते हैं इसे। सूची मतलब शुद्ध, भात को क्या, इसका मतलब हो गया शुद्ध। इनके द्वारा बनाया गया भात अब शुद्ध था, उसे कोई भी खा सकता था, ऐसा इन्होंने कहा। किसने, हमारे अजय पाल ने कहा कि जो ये खाना बनाएंगे सरोला ब्राह्मण, यह खाना शुद्ध होगा, इसे ये जो भात होगा, क्योंकि भात जो होता है चावल सबसे पवित्र माना जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा पूजा में भी चावल का प्रयोग किया जाता है, नहीं तिलक में उसमें, तो चावल पवित्र माना जाता है। चावल पुराने लोग तो चावल बाहर खाते ही नहीं थे, होटलों में आप तो खा लेते लोग, क्योंकि अब तो लोगों का बाहर घूमना ज़्यादा होता है, लेकिन पहले के लोग खाते नहीं थे। तो उस व्यवस्था के तहत उसने एक सरोला ब्राह्मण प्रथा बनाई, जिनके द्वारा बनाया गया भात शुचि होगा, मतलब शुद्ध होगा, उसे कोई भी ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये इनका सामाजिक सुधार था। आगे देखें, आगे देखते हैं। नंबर 5 है इनकी धार्मिक नीति। धार्मिक नीति, अजय पाल को ना सहिष्णु माना जाता है ना, एक सहिष्णु राजा था, मतलब ये सभी धर्मों का सम्मान था। उस समय तो ज़्यादा धर्म नहीं थे, लेकिन पंथ जरूर थे, है ना। पंथ थे, वैष्णव पंथ, शैव पंथ, गोरखनाथ, अलाना, है ना, ऐसे पंथ रहेंगे। पंथ नाग पंथ। एक सहिष्णु राजा था, सहिष्णु शासक कहो तो सही रहेगा, नहीं क्योंकि छोटा सा राज्य था, लेकिन चलो राजा था तो राजा था, वो छोटा हो बड़ा हो, राजा तो राजा होता है ना। जो कि नागपंथी, ये क्या था, नागपंथी उपासक था ये। नागपंथी मतलब नाथपंथी होता है, नाथपंथी, नाथपंथी उपासक, नाथ संप्रदाय होता है। ये भी शिव जी के ही चेले होते हैं ना, ये गुरु गोरखनाथ को समर्पित होते हैं, शिव जी का चेला माना जाता है गुरु गोरखनाथ को। तो ये उस पंथ से जुड़े हुए थे। जो साबरी ग्रंथ है, अभी मैंने शुरू में इसीलिए लिखा दिया कि किस किस कहाँ से जानकारी मिली है। जो साबरी ग्रंथ है गुरु मस्तेंद्र नाथ के द्वारा लिखित, मतलब उसके भी चेले चपाटों द्वारा लिखित है। इसमें जादू टोना मंत्र विद्या सब इसमें है, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए। ठीक है, नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई है। इसमें क्या लिखा है, नाथ संप्रदाय चाहे गोरखनाथ संप्रदाय, इसमें इसे लिखा है आदि गुरु, आदि गुरु या आदिनाथ। इन चीज़ों को याद रखना भाई, है ना, इसके नामों को, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एक बार FRO प्री में पूछा है कि आदिनाथ के नाम से किसे जाना जाता है, वन लाइनर में। ये चीज़ हल्का सा प्रश्न है, याद रखोगे तो
आपका सीधा 1 नंबर आ जाता है ना। अगर याद नहीं रखोगे, गलत अटैम्प्ट करोगे तो माइनस में जाओगे। तो इन चीज़ों के कारण से साबरी ग्रंथ में से क्या कहा, आदिनाथ या आदि गुरु या आदिनाथ से संबोधित किया है ना। किसे? अपने अजय अजय पाल को, है ना, अजय पाल को। और जो गोरक्षनाथ एंड कनफटा योगीज हैं जो किताब, उसमें किसे क्या कहा गया है? गोरक्षनाथ एंड कनफटा योगीज। मैंने प्रारंभ में बता दिया किसके द्वारा लिखित है, ठीक है। इसमें से कहा गया है कि जो गोरक्षनाथियों की 10 शाखाएँ हैं, मतलब इनकी क्या है, 10 शाखाओं में से किसी एक का संस्थापक, में से किसी एक शाखा का संस्थापक, किसी एक शाखा का संस्थापक कहा गया किसे? अजय पाल को। अब वो कौन सी शाखा का संस्थापक था, लेकिन ये छोटा मोटा नहीं था, कोई अच्छा खासा संस्थापक था। तो ये कुल मिला के ये नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ था और किसी एक शाखा का संस्थापक माना जाता है। इसे आदि गुरु या आदिनाथ के नाम से भी संबोधित किया जाता है, ठीक है। ये तो इसकी धार्मिक नीति थी। वो भी इन्होंने मतलब इनका आर्किटेक्चर कहे चाहे निर्माण कार्य, है ना, इनका निर्माण कार्य क्या कह रहा, जिसे सांस्कृतिक संरक्षण कह सकते हैं, सांस्कृतिक संरक्षण। क्या क्या किया इन्होंने? एक तो इन्होंने श्रीनगर में राजधानी देवलगढ़ में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपनी देवलगढ़ जो मैंने कहा, ये श्रीनगर के ही पास पड़ता है। श्रीनगर और शायद ये कीर्तिनगर वाली सड़क पे कहीं है। देवलगढ़ में इन्होंने कुलदेवी का मंदिर बनाया, कुलदेवी राजराजेश्वरी जी का मंदिर, राजराजेश्वरी का मंदिर बनाया। ये एक तो इनका प्रारंभिक कार्य है। उसके बाद श्रीनगर में शाही महल बनाया, जो कि 4 मंजिल का था। श्रीनगर में 4 मंजिला, ऐसा बोलते हैं, चतुर्मंजिला किताब में लिखा है, चतुर्मंजिला 4 मंजिला महल बनाया, शाही महल, ठीक है। जो कि नष्ट हो गया, किस किस टाइम हुआ नष्ट? 1800 1804 1803। वो महल जो है ना, 1803 में लगभग नष्ट हो गया भूकंप से, ठीक है। एक तो इन्होंने ये किया। आगे देखिए और क्या किया इन्होंने। सत्यनाथ भैरव है एक, आप सत्यनाथ भैरव की शायद ये श्रीनगर के पास उधर है यार। जब आप देवप्रयाग को श्रीनगर से देवप्रयाग की तरफ जाएंगे तो वहाँ एक मंदिर है सत्यनाथ भैरव, तो उसका जीर्णोद्धार, सत्यनाथ भैरव मंदिर और गोरजा देवी का मंदिर, गोरजा मंदिर। ये गोरजा मंदिर मेरी समझ में आया नहीं, क्या है, रामनगर वाला है या कहीं, ये किताब में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है कि गोरजा मंदिर का। तो इसे मैं रामनगर वाला ही समझूंगा जब तक इसके बारे में मेरे को लेकिन सत्यनाथ भैरव वो श्रीनगर और देवप्रयाग वाले रास्ते पे, ठीक है। मंदिर का जीर्णोद्धार, ये और कराया, ठीक है। तो ये इनके काम थे। इन्होंने जो अपना श्रीनगर के महल के चारों ओर आम का बगीचा बनाया, श्रीनगर महल के चारों ओर आम के वृक्ष लगाए, आम्र कुंज बोलते, ठीक है। आम्र कुंज बनाया, आम्र कुंज मतलब आम के वृक्ष लगाए। आम प्यारे रहे होंगे भाई को, ठीक है।
ये तो हो गया इसका उसके प्रमुख जो उसके कार्य थे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई इसकी। अब ये देखते हैं कि इसका युद्ध इसने क्या क्या, कहाँ कहाँ इसकी लड़ाई हुई है ना। प्रमुख अभियान, देखिए प्रमुख अभियानों में जब पहले तो इसने बावनगढ़ों को विजेता किया, तो पहला अभियान तो इसका रहा होगा उप्पूगढ़, उप्पूगढ़ की जीत, उप्पूगढ़ की विजय, जहाँ के कप्पू चौहान था, ठीक है। ये 52 गढ़ों के सबसे महत्वपूर्ण गढ़ रहा कप्पूगढ़ की, उप्पूगढ़ की जीत, है ना। उसके बाद रामायण प्रदीप जो है उसका ग्रंथ है, क्या नाम है, मेधाकर शास्त्री का, तो उसमें लिखा हुआ उन्होंने कि इनके दो स्थलों पर युद्ध का वर्णन होता है, ठीक है, रामायण प्रदीप अनुसार। दो जगह इनका युद्ध का वर्णन होता है, एक तो किसी केनतुरा द्वारा, केनतुरा जाति रही होगी चाहे जो भी रहो, केनतुरा द्वारा आक्रमण, है ना। नंबर दो कुर्मांचलियों द्वारा, कुर्मांचलियों द्वारा मतलब कुर्मांचलियों द्वारा। इसमें कुर्मांचली में कौन था, कीर्तिचंद भाई साहब थे, कीर्तिचंद। इन कीर्तिचंद भाई साहब ने हमला किया 2 बार। पहले हमले में इन्होंने अजय पाल को हराया, दूसरे हमले में स्वयं परास्त हुए, ऐसा किताब में लिखा गया, ठीक है। हमें इसमें तो जाना नहीं है कि वो उसने क्या किया क्या नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है तो लिखा है, बात ख़त्म। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और इनको हैमिल्टन जो है जिन्होंने कि जो किताब है उनकी डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदुस्तान, डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदुस्तान उसकी किताब नहीं है, अंग्रेज़ों द्वारा लिखित एक किताब होती थी। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदुस्तान में बार बार ऐड होता रहता था जो भी नई जानकारी मिलती थी। तो उसी में हैमिल्टन ने इन्हें क्या माना है, स्वतंत्र राज्य का पहला शासक माना है भाई, उत्तराखंड का, है ना। तो उस हिसाब से ये माना है। और तो सारी जानकारियाँ लगभग मैंने आपको इनके बारे में बता दिया, अजयपाल के बारे में, है ना। और राहुल संकृत्यायन ने भी इनको स्वतंत्र शासक माना है। मनोदया काव्य में भरत कवि ने कहा है कि इनके नाम से ही शत्रु का मन टूट जाता था, ठीक है, शत्रु भयभीत हो जाता था इनके नाम से ही, ठीक है। तो इनका जो शासन काल रहा, तो लगा लीजिए आपकी 1480 से 1519 तक रहा, लगभग 20-30 साल का रहा है। किसी किताब में इनको 50 साल भी माना है किसी शासन, लेकिन वो सत्य प्रतीत नहीं होता, ठीक है ना। तो इस प्रकार इनका जो शासन काल रहा, लेकिन इनका अंतिम समय की जानकारी बहुत कम किताबों में है, शायद जहाँ तक मैंने पढ़ी किसी किताब में लिखा नहीं है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या हुई। तो उसके बारे में तो मैं डिस्कस कर नहीं सकता अपने मन से ही, तो बेकार होगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भी नहीं। तो अगले दिन हम देखते किसी और राजा के बारे में, राजा सहजपाल, जो कि इनके क्रम के बाद दूसरा राजा आता है। भले बीच में 2-3 राजा और भी है किताबों में, लेकिन सहजपाल को प्रमाणिक माना गया। तो उसी के बारे में अगले दिन हम डिस्कशन करेंगे। और जो अजयपाल से रिलेटेड जितने भी PYQ में क्वेश्चन रहे होंगे, चाहे उसके अभियान से जुड़े हुए होंगे, चाहे उनके द्वारा किए गए धार्मिक सुधार, कर सुधार, जो भी योजनाएं रही उससे जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, तो मैं उनको लेके ज़रूर आऊँगा, ठीक है। नमस्कार, आज के लिए इतना बहुत।